नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 मुद्रा तथा बैंकिंग के बारे में। इसके अगले टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया। ध्यान देना बच्चों, साख सर्जन व्यावसायिक बैंक द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साख सर्जन कौन करता है, तो साख सर्जन व्यावसायिक बैंक करता है। ध्यान देना, साख सर्जन हमेशा व्यावसायिक बैंक ही करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि साख सर्जन होता क्या है। तो ध्यान देना कि बैंकों द्वारा नगद जमा के आधार पर व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करती है। बैंक क्या करता है कि जो जमाकर्ता नगद के रूप में या वास्तविक जमा के रूप में जमा करवाता है और उसी के आधार पर व्यावसायिक बैंक व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करता है, तो उसे ही साख सर्जन कहते हैं। जैसे मान लो ग्राहक है या अकाउंट होल्डर है, जमा करता है अपने पैसे बैंकों में जमा करता है, तो उस पैसों के माध्यम से जो बैंक है वो व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करता है, उसे ही क्या कहते हैं, साख सर्जन कहते हैं। तो ध्यान देना, ये हो गई साख सर्जन। ठीक है, कभी कभी इसे पूछ लेते हैं साख सर्जन क्या है, तो आप बता सकते हो कि बैंकों द्वारा नगद जमा के आधार पर व्युत्पन्न जमा उत्पन्न करती है, जिसे साख सर्जन कहते हैं। तो अब बात करते हैं साख सर्जन के लिए। पहले प्रारंभिक जमा क्या होती है वो जानेंगे और फिर व्युत्पन्न जमा क्या होती है वो जानेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, प्रारंभिक जमा क्या है। प्रारंभिक जमा उन जमा राशियों को कहते हैं, ध्यान देना बच्चों, प्रारंभिक जमा उन जमा राशियों को कहते हैं जो नगदी या वास्तविक के रूप में जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में जमा की जाती है। तो आपको पता चल गया कि प्रारंभिक जमा क्या होती है, कि वो जमा राशि होती है जो जमाकर्ताओं द्वारा नगद या जमा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। जैसे मान लो हम हैं या आप हो, बैंकों में जो पैसा जमा करवाते हैं ना, वो क्या हो गया, प्रारंभिक जमा हो गई। और व्युत्पन्न जमा क्या होती है कि व्युत्पन्न जमा वह जमा होती है जो प्रारंभिक जमा से उत्पन्न होती है। तो व्युत्पन्न जमा क्या हो गई कि वह जमा जो प्रारंभिक जमा से उत्पन्न होती है, व्युत्पन्न जमा कहलाती है। तो बच्चों, आपको साख सर्जन क्या है समझ में आ गया होगा, प्रारंभिक जमा है क्या है वो भी समझ में आ गया, और व्युत्पन्न जमा है वो भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि एक जो बैंक होता है किस प्रकार साख का सर्जन करता है, उसके बारे में एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि माना कि, ध्यान देना बच्चों, माना कि प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये है। कितने रुपए है, 10,000 रुपये। ठीक है, और नगद कोषानुपात, ध्यान देना, नगद कोषानुपात है 20%। ठीक है, प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये और नगद कोषानुपात है 20,000 रुपये, सॉरी 20%। तो इसके आधार पर क्या करता है, तो इसके आधार पर व्यावसायिक बैंक साख सर्जन करेगा। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण लिया। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सारणी के माध्यम से। तो हम लेते हैं यहाँ चरण, फिर उसके बाद में लेते हैं प्रारंभिक जमा, फिर नगद कोषानुपात, और फिर लास्ट में है व्युत्पन्न जमा। तो ध्यान देना बच्चों, हम बात करते हैं प्रथम चरण। जब ग्राहक है बैंक में पैसा जमा करवाता है, उस स्थिति में कितने रुपए लिए हमने, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये हमने लिए। नगद कोषानुपात कितना है, 20%। तो 20% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये नगद कोषानुपात हो गया। तो व्युत्पन्न जमा क्या होती है कि प्रारंभिक जमा में कोषानुपात घटा देते हैं तो हमें व्युत्पन्न जमा प्राप्त हो जाती है। तो 10 में 2,000 जाएंगे तो 8,000 रुपये व्युत्पन्न जमा हो गई। अब जो व्युत्पन्न जमा है इसको क्या करेगा, बैंक लोन के रूप में दूसरे ग्राहक को दे देगा, और क्या करेगा, अपने बैंक में खाता खोले और खाते में वापस उसी पे जमा करवा देगा। तो देखो दूसरे चरण में क्या होता है, जो ये व्युत्पन्न जमा है वापस जमा हो जाती है 8,000 रुपये।
इसका कोषानुपात क्या होता है, 1600 रुपये अपने पास रख लेती है और बाकी के पैसे क्या करती है, व्युत्पन्न जमा के रूप में जमा हो जाते हैं। ये हुए 6400 रुपये। वापस 6400 रुपये क्या करती है, किसी तीसरे ग्राहक को लोन के रूप में दे देती है और उसके खाते में जमा कर देती है। तो तीसरे चरण में क्या होता है, 6400 रुपये उसने जमा कर दिए। अब इसके 20% क्या होगा, कोषानुपात होगा, तो 1280 हो गया। ठीक है। और जब 6400 में से 1280 घटाते हैं तो हमें 5120 रुपये व्युत्पन्न जमा हो गए। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है तब तक जब तक कि व्युत्पन्न जमा शून्य नहीं हो जाती। ठीक है। तो हम लास्ट में देखेंगे योग करके कि यहाँ पे मैंने योग का निशान लगा दिया। तो प्रारंभिक जमा क्या हो जाएगी, प्रारंभिक जमा हमेशा साग गुणक के आधार पर होती है। ध्यान देना बच्चों। तो साग गुणक क्या होता है, साग गुणक बराबर 1/CRR यानी नगद कोषानुपात। तो नगद कोषानुपात क्या है, यहाँ पे 20% लिया तो 1/20% यानी 100/20 यानी 5 क्या आ गया, साग गुणक आ गया। 5 क्या आ गया, साग गुणक, यानी 5 गुणा वृद्धि हो जाएगी। तो प्रारंभिक जमा प्रारंभ में कितने थी, 10, तो अब कितने हो जाएगी, 5 गुणा बढ़ के 50,000 टोटल हो गई। ठीक है। इसी प्रकार 50,000 का 20% 10,000 और व्युत्पन्न जमा इन दोनों का अंतर यानी 40,000। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया, ये चरण चलते रहते आगे तक जब तक कि व्युत्पन्न जमा शून्य नहीं हो जाती। तो सब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक व्यावसायिक बैंक किस प्रकार साख का सर्जन करता है। एक बात और बता देता हूँ, जितनी ज़्यादा प्रारंभिक जमा होगी, ध्यान देना बच्चों, जितनी ज़्यादा प्रारंभिक जमा होगी उतनी ही ज़्यादा व्युत्पन्न जमा आएगी। तो ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा प्रारंभिक जमा उतनी ज़्यादा व्युत्पन्न जमा। ठीक है। तो बच्चों आपको ये व्यावसायिक बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सीमाओं की। तो साख सर्जन की सीमाएं देखो क्या क्या होती है। पहली सीमा है जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति। ध्यान देना बच्चों, अगर जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति होती है तो उस स्थिति में साख सर्जन ज्यादा होगा, यानी लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में जमा करवाएंगे। ठीक है। अगर लोगों में बैंकिंग प्रवृत्ति नहीं है, लोग बैंकों में जाना पसंद नहीं करते, लोग बैंकों में पैसा जमा करना पसंद नहीं करते, तो उस स्थिति में क्या होगा, साख सर्जन कम होगा। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति यानी लोग बैंकिंग प्रवृत्ति है। दूसरा है आर्थिक विकास का स्तर। अगर देश में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है, ध्यान देना बच्चों, अगर देश में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होगा तो उस स्थिति में साख सर्जन अधिक होगा। और जब आर्थिक विकास का स्तर कम होगा तो उस स्थिति में साख सर्जन का स्तर भी कम होगा। तो बच्चों दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके। तीसरा प्राथमिक जमाओं की मात्रा। हमने देखा था कि प्राथमिक जमाओं के आधार पर क्या होती है, साख सर्जन होता है। अगर प्राथमिक जमाओं की मात्रा अधिक होगी तो उस स्थिति में साख सर्जन अधिक होगा। अगर प्राथमिक जमाओं की मात्रा कम होगी तो उस स्थिति में साख सर्जन कम होगा। और लास्ट में है नगद कोषानुपात का स्तर। अगर नगद कोषानुपात ज्यादा है, ध्यान देना बच्चों, नगद कोषानुपात ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा, साख सर्जन कम होगा। और नगद कोषानुपात का स्तर कम है तो उस स्थिति में साख सर्जन ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो 4 सीमाएं हैं ये आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। इनके नोट्स उतारते रहना आप। जनता में बैंकिंग प्रवृत्ति रहती है तो उस स्थिति में साख सर्जन ज्यादा होगा, नहीं है तो उस स्थिति में साख सर्जन कम होगा। आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा है तो साख सर्जन अधिक होगा, अगर स्तर नीचा है तो साख सर्जन कम होगा। प्राथमिक जमाओं की मात्रा ज्यादा है तो साख सर्जन अधिक होगा, अगर मात्रा कम है तो साख सर्जन कम होगा। नगद कोषानुपात ज्यादा है तो उस स्थिति में साख सर्जन कम होगा, और नगद कोषानुपात स्तर कम है तो इस स्थिति में साख सर्जन ज्यादा होगा। तो चारों मैंने आपको वापस रिपीट कर दिया है।
अब हम बात करते हैं मुद्रा गुणक के बारे में। कभी कभी बच्चों मुद्रा गुणक के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से जानना। क्या है मुद्रा गुणक? मुद्रा गुणक से आशय या तात्पर्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कुल स्टॉक, ध्यान देना बच्चों, मुद्रा का कुल स्टॉक में भाग लगाना है उच्च शक्तिशाली मुद्रा का, तो आपको प्राप्त हो जाएगा के अनुपात से। ध्यान देना बच्चों, मुद्रा गुणक से आशय है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कुल स्टॉक यानी एम तथा उच्च शक्तिशाली मुद्रा के अनुपात से। यानी मुद्रा गुणक क्या है? उच्च शक्तिशाली एम में भाग लगा दो आप एच का, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? मुद्रा गुणक। तो इनको उतारते रहना बच्चों। अब लास्ट में मुद्रा का स्टॉक पॉइंट है। मुद्रा का स्टॉक उच्च शक्तिशाली मुद्रा से अधिक होता है तो उस स्थिति में मुद्रा गुणक का मान 1 से अधिक होगा। यानी m ग्रेटर देन h है, m ग्रेटर देन h है, तो उस स्थिति में मुद्रा गुणक का मान क्या होगा? 1 से अधिक होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको मुद्रा गुणक समझ में आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक बैंकों की साख सर्जन की प्रक्रिया, उनकी सीमाएं और मुद्रा गुणक। तो मेरे हिसाब से आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ तो बातें समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।